नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीता चौहान। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां एक तरफ नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सुरक्षा बल उनकी कैंपों को ध्वस्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नक्सली अब एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है और इस मामले को लेकर बीजेपी जहां सड़कों पर है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को साजिश लग रही है तो एनआईए से जांच करा सकती है। आज चर्चा इसी मसले पर कि सरेंडर के बीच आखिर क्यों बढ़ रही है नक्सली वारदातें, बौखलाए नक्सलियों को क्या अपनों का साथ नहीं मिल रहा और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नक्सली क्यों हत्याएं कर रहे हैं, नक्सलवाद पर सियासी आरोप प्रत्यारोप से किसका फायदा होगा, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कदम कदम पर नक्सलियों के नापाक मंसूबों को इसी तरह ध्वस्त किया जा रहा है। सुकमा में नक्सलियों की बिछाई आईईडी को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। अब सुकमा की ही ये तस्वीर देखिए, यहाँ करीब 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है, या फिर ऐसा कहना जल्दबाजी होगी? क्योंकि 7 दिनों में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद अब सरपंच समेत 2 और जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी दी गई है। नक्सलियों ने इसे लेकर बैनर भी लगाए हैं। अब इस पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है, ये सुनिए। नक्सली के द्वारा किए गए हत्या की जितनी भी निंदा की जाए कम है। नक्सली पहले बम ब्लास्ट करते थे, कैंपों में हमला करते थे, आज उसकी कमर टूट गई है। अब वो कैंपों पर हमला नहीं कर पाते क्योंकि अब हमारे जवान उनके मान में घुस के हमला करते हैं। अब परिस्थिति बदली है, उसके बाद ये सिमट भी गए हैं। अब वो कहीं कहीं जाके खुद अपने अस्तित्व को बताने के लिए वो हत्याएं कर रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि बौखलाहट में नक्सली छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस पर सियासत तेज है। छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद बीजेपी सड़कों पर आंदोलित है। वहीं अब कुछ और नेताओं ने भी जान को खतरा बताया है। पूर्ण यकीन है कि चुनाव से पहले विधायक अपनी नीचता, अपनी हरकतों से इतना भी नीचे गिर सकता है कि वो हम दोनों पर अटैक करवा सकता है, हम लोगों की जान को हम लोगों की हत्या करवा सकता है। वो माध्यम कोई भी हो, मैं ये नहीं कह सकता कि नक्सली हमारी हत्या करेंगे, कोई भी हमारी हत्या कर सकता है और नक्सलियों के नाम मर दिया जाएगा। उधर बीजेपी नेताओं की हत्या पर सीएम भूपेश बघेल ने सुरक्षा बलों और प्रशासन को अलर्ट तो कर दिया है, साथ ही ये भी कह दिया है कि अगर बीजेपी को इसमें साजिश लग रही है तो वो एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों से जांच भी करवा सकती है। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा, इस घटना की यदि जांच कराने एनआईए की जरूरत है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जितनी घटनाएं हुई एनआईए जब घुस आया, हमसे पूछा भी नहीं, इसमें भी जांच कर लो। उधर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी पर नक्सलियों के संपर्क में होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा हथियार सप्लाई का एक गैंग को गिरफ्तार किया और उस गैंग में हमारे जो भांजे थे राहुल रायडू, उसके हत्या में शामिल जो जेल भी जा चुके थे, वो व्यक्ति भी उस प्रकरण में गिरफ्तार हुआ है और वहां व्यक्ति विक्रम शाह मंडावी विधायक के आसपास कई दिनों से, जब मैं कांग्रेस में था तो मैं भी उस व्यक्ति को विक्रम के साथ कई ऐसे स्थानों पर गुप्तवास करते हुए देखा हूं जो संधि के दायरे में है। बहरहाल नक्सलियों पर जारी सियासत के बीच सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और राजनीतिक दलों के साथ एक मीटिंग भी हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। जैसा एक सुरक्षा खतरा आंकलन के माध्यम होते हैं, उस हिसाब से बस्तर संभाग के अंतर्गत कई जनप्रतिनिधि भी जिनको Z+ सुरक्षा कैटेगरी उपलब्ध कराई गया, कई लोग कैटेगरी इस टाइप का जो श्रेणी उनको उपलब्ध की गई थी। इसके अलावा जो अन्य जो
जनप्रतिनिधि जिसका पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए उनके आंदोलन क्षेत्र में भ्रमण होते हैं, उसके लिए भी हम लोग रोड ओपनिंग, अन्य जो सिक्योरिटी जो व्यवस्था जो की जानी है, बंदोबस्त की जानी, तो उसको भी हम उपलब्ध कराते हैं। तो एक तरफ एक के बाद एक जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, दूसरी तरफ इस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर लाल आतंक के खिलाफ सियासी दल साथ आने के बजाय इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ ही बोलने लगे तो इससे फायदा किसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार, आर.के. भार्गव, नक्सल एक्सपर्ट, श्रीचंद सुंदरानी, बीजेपी नेता, नितिन भंसाली, बीजेपी प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर 3 बीजेपी नेताओं की हत्या नक्सलियों ने कर दी है, और सवाल अब उठने लगे हैं कि आखिर अगर नक्सलियों के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं नई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, तो उसके बाद भी इतने मामले क्यों बढ़ रहे हैं? श्रीचंद सुंदरानी जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी 3 नेता कुछ ही दिन पहले शहीद हुए हैं और लगातार भोले भाले आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है, गांव के नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। पहले नस्ली गांव के लोगों को, स्थानीय लोगों को कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन लगातार इस प्रकार की घटना बढ़ने से कहीं न कहीं नक्सल गतिविधियों को फिर कहीं जोर मिल रहा है और नस्ली सिर उठा रहे हैं। लगातार प्रयास है डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार। ठीक है सर, ठीक है। नितिन जी, तो लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, नक्सली सरेंडर कर रहे, सरकार ने 3 मंत्रों पे काम किया है प्रदेश में: विकास, विश्वास और सुरक्षा। नक्सली खदेड़े जा रहे हैं, नक्सली लगभग खदेड़े जा चुके हैं। आप उठाकर देखेंगे आंकड़े, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं कि नक्सलवादी हमलों में, नक्सलवाद के मामलों में छत्तीसगढ़ में कमी आई है 2018 के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की तुलना में। ये जो घटनाएं हो रही है, नक्सली बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस प्रकार की वारदात कर रहे हैं। किसी की भी हत्या होती है वो निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो। किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है, शर्मनाक है। इसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए डीसीपी छत्तीसगढ़ को कि आप सारे जिलों के एसपीओ को ये सूचना दीजिए, मीटिंग करिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सारे दलों के नेताओं को बैठाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करिए। और यदि वो किसी क्षेत्र में जाते हैं नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में, तो वो सूचना देकर जाए, पर्याप्त देखकर जाए। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। बस्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बस्तर नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था। आज ये बस्तर इमली, महुआ, चिरौंजी की खुशबू के नाम से, कॉफी की खुशबू के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ के पर्यटन की चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पर नक्सली जो है वो कायराना हरकत कर रहे, वो इसलिए कर रहे क्योंकि वो अपनी जमीन जो है छत्तीसगढ़ में खो चुकी है। जी राजेश जी, आप क्या मानते हैं कि वाकई नक्सलियों की बौखलाहट है कि उन्हें अपनों का साथ नहीं मिल रहा, जिसके चलते उस तरह की वारदातें कर रहे हैं? ये बात तो ठीक है कि कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि वो बड़े हमले नहीं कर पा रहे हैं नक्सली, और जिस तरह से टारगेट करके कुछ लोगों की हत्या कर रहे हैं, शादी के समारोह में अचानक जाकर के चाकू चला रहे हैं, धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं, ये उनकी ताकत में कमी को दिखाता है। अभी कुछ समय पहले ये बयान आया था आईजी का वहां का कि पी सुंदरराज का, उन्होंने ये कहा था कि हमने करीब 580 गांवों को नक्सलियों से मुक्त किया है। दरअसल ये समस्या सिर्फ पुलिस से नहीं निपटेगी, जमीनी स्तर पर प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास, वहां के स्थानीय जो आदिवासी हैं उनका विश्वास जमाना पड़ेगा। आप मैदानी इलाकों में भी देखते हैं कि लोग भ्रष्टाचार से, अधिकारियों की मनमानी से त्रस्त हैं,
बस्तर के सुदूर इलाकों में जहां अधिकारी पहुंचते ही नहीं है, जिम्मेदार लोग, स्कूलें नहीं खुलती है, जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें कोई देखरेख करने वाला नहीं है, फर्जी बिल बनते हैं और निकल जाता है, काम नहीं होता है। तो प्रशासन के प्रति विश्वास जगाना बहुत जरूरी है। और मैं इस बात को, मुख्यमंत्री की इस बात को मानता हूं कि जो उन्होंने कहा कि अब नक्सली टारगेट किलिंग कर रहे हैं जी। और कुछ दिन पहले संसद में परसों इसमें सांसद अरुण साहू ने, हम 3 लोगों की बात कर रहे हैं, उन्होंने 4 हत्याओं की बात की है, बीजेपी की है सब। नहीं तो ये भी इसके पीछे भी क्या नक्सलियों का कोई पैटर्न है, कोई साजिश है कि बीजेपी नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है? हाँ। नहीं, मुझे नहीं लगता है। वो संयोग ही है कि सारे नेता बीजेपी के हैं। बस मामला ये है कि नक्सली इस तरह से अब वारदातों को कि उनका संदेश जाए। मैंने पहले भी कहा कि पुलिस को मैंने देखा है बारीकी से, ये मैं देख रहा हूं कि उन्होंने जनसेवा के ढेर सारे काम उन्होंने शुरू किए हैं। उन्होंने स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया है जी। और ये काम लगातार चल रहा है। बिल्कुल, यानी विकास जिस तरह से हो रहा है, नक्सली बौखला रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं और भी उनके साथी उनका साथ ना छोड़ दे। आर के भार्गव जी, आपसे हम इस पैटर्न को समझना चाहेंगे, नक्सली आखिर क्या कुछ कर रहे हैं? क्या उनकी बौखलाहट है, डर है, भय है, या फिर वो खौफ पैदा करना चाहते हैं? आप जरा हमें बताइए, क्योंकि आप नक्सल एक्सपर्ट हैं, किस तरह का जो उनका पैटर्न है उसे आप समझते हैं? देखिए, इस तरह का जो पैटर्न पैदा होता है, या कोई भी नक्सल हो या कोई भी एक्सट्रीमिस्ट हो, वो हमेशा पब्लिक, उनका देखिए उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है या उनकी टैक्टिक्स क्या होती है। सबसे बड़ी टैक्टिक्स उनकी ये है कि पब्लिक के दिमाग में उनका भय बना रहे। जिस दिन पब्लिक के दिमाग से उनका भय जाना शुरू हो जाएगा तो उस दिन से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अभी ये बात मैं ये नहीं कहता कि हाँ गलत है या कुछ है। पूरे ऑल ओवर इंडिया, यानी जो इलाके पहले नक्सल प्रभावित थे उसमें से नक्सल एरिया बहुत सिकुड़ता चला गया है धीरे धीरे, और उसकी वजह है गवर्नमेंट की रीच है, गवर्नमेंट के द्वारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाया गया है, हथियारों की सप्लाई नक्सल को अभी बहुत हद तक कम हो गई है। पहले जितना आसानी से उनको हथियार मिल जाते थे, अभी नहीं मिलते हैं। इसलिए क्या है कि उनके पास उस तरह के बड़े ऑपरेशन करने का भी उनके पास अभी मौका नहीं है। तो इसलिए उनका क्या है कि ऐसे में वो ये करेंगे कि कहीं किसी टारगेट को सेलेक्ट करेंगे, उसे मारेंगे, जबकि उस टारगेट का नक्सलिज्म से या कभी किसी चीज से और लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो उसको सिर्फ इसलिए मारते हैं ताकि पब्लिक के अंदर खौफ पैदा किया जा सके। जी नितिन जी, यहाँ सवाल ठीक है, बताइए। जहाँ तक रहा सवाल बीजेपी के नेताओं को मारने का या इसका, तो मुझे समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि नक्सल ने अगर फियर पैदा करना है तो वो पहले गवर्नमेंट एजेंसी को या गवर्नमेंट से जो भी है या रूलिंग पार्टी का जो भी डिस्पेंसेशन है उसके ऊपर हमला करेंगे, ना कि अपोजिशन पार्टी के ऊपर जिसको मार करके उनको कुछ नहीं मिलना। थोड़ा बहुत मिलना है लेकिन उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना कि रूलिंग पार्टी के किसी को मार करके। जी नितिन जी, तो अभी फिलहाल जो बड़ा मुद्दा है वो है सुरक्षा का, क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा है कि लगातार नक्सली वारदातें बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो अब जो बाकी लोग हैं, अगर जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि उनके 4 नेता जिनकी हत्या कर दी गई है, अब किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? देखिए, ये तो हत्या किसी की भी हो, हम उसके लिए हम दुख प्रकट करते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं। हत्या किसी की हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वहां का आम व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, या हमारे जवान। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुए डीजीपी को कड़े निर्देश दिए हैं कि सारे एसपी जो है संभाग में बस्तर के वहां पर उनको निर्देश जारी किए जाए कि वो वहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर वहां पर सुनिश्चित करे कि वहां के जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की सुरक्षा दी गई और उन्हें इस प्रकार के निर्देश देने हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री संवेदनशील है और उसकी मीटिंग भी हो चुकी है और आगे आपको देखने मिलेगा कि बस्तर में और भी सुरक्षा व्यवस्थाएं जो कड़ी होगी। मैं बता दूं आपको, जिसको कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को वर्तमान के मुख्यमंत्री से ज्यादा सुरक्षा दी गई है, जैकपॉट सुरक्षा के दायरे में चल रहे हैं। और भेदभाव की बात करूंगा तो केंद्र की मोदी सरकार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी एसपीजी की सुरक्षा हटा दी। तो हम ऐसा करते जो भेदभाव वाला काम नहीं करते। बस्तर में महल जागड़ा और किरार कश्यप भी है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री।
पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। और नक्सली जो है बौखलाहट पे इस तरह की वारदातें कर रही है, उनकी बौखलाहट है, अपना भय कायम रखना चाहते हैं। तो सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा इन 3 मंत्रों पे काम करे। निश्चित तौर पर नक्सलवाद मुक्त होगा यह प्रदेश। और 600 गांव, मुख्य वजह यह है कि बस्तर के 600 गांव से नक्सली खदेड़े जा चुके हैं। यही मुख्य वजह है नक्सलियों के इतना उत्साह में आकर इस प्रकार की हरकतें करनी नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और हम नक्सलवाद के खात्मे की ओर काम कर रहे हैं, हम विकास की ओर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव तो जीता ही है, तो कांग्रेस ने वहां पर आदि आदिवासियों का दिल भी जीता है। निश्चित तौर पर नक्सलवाद का सफाया होगा और सुरक्षा, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है राज्य सरकार का, इसको हम पूरा करें। जी सुंदरानी जी, तो जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ हो सकता है, सत्ता पक्ष का हाथ हो सकता है, कि जिस तरह से बीजेपी नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। वहीं नितिन भंसाली जी ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार का भी जिक्र किया कि सुरक्षा वहां से हटाई गई थी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा रहा। नहीं, मैं तो बड़ी बात सुन रहा था नितिन भंसाली जी की, रमन सिंह जी को इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था दी है। क्या राज्य सरकार ने उनको सुरक्षा व्यवस्था वो मुहैया कराई है क्या? वो तो केंद्र से उनको मिला है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था हटा दी इन्होंने, कई सारे पूर्व विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था हटा दी। और लगातार जो हमले भारतीय जनता पार्टी पे हो रहे हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का शुरू से नक्सलियों के प्रति जो लचीला रुख रहा है, नरम रुख रहा है, हमेशा आप उनके पूर्व में बयान देखें, राहुल गांधी के बयान, दिग्विजय सिंह जी के बयान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बयान, तो कहीं न कहीं नरम रुख हमेशा नक्सलियों के प्रति रहा है। रहा सवाल डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल में नक्सली समस्या को जिस ढंग से मुकाबला मुझे प्रतिक्रिया सरगुजा में पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया किया और 2022 तक उन्होंने लक्ष्य किया था कि पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफाया होगा। लेकिन दुर्भाग्य से एक एक्सीडेंटल सरकार झूठे नारे, झूठे वादों के कारण बन गई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। और ये जो अभियान हमारा चला था, उस अभियान में शिथिलता आई। लेकिन जिस प्रकार से आज ग्रामीण और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं नक्सली, ये बड़ी चिंता की बात है। चाहे वो हतोत्साहित होकर कर रहे हो, चाहे उत्साह में आके कर रहे हो, लेकिन निश्चित रूप से ग्रामीणों को, बेगुनाह नागरिकों को, बेगुनाह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वे निशाना लगातार बना रहे हैं। 1 महीने के अंदर 4 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो जाना, ग्रामीणों की हत्या हो जाना, सरपंच को धमकी दिया जाना, कहीं न कहीं यह सुरक्षा का मामला तो है और सरकार को संज्ञान है, तो सरकार नितिन जी जांच की रिपोर्ट भी तो ये रोके हुए है, वो रिपोर्ट हमको नहीं दे रहे हमारी SIT को। और इसके पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मनाथ कौशिक हाईकोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करके ये जांच उठवाने का काम करते, क्योंकि जीवन का सच सामने आने देना नहीं चाहते। नक्सलवादियों को मुख्य सपोर्टर तो ये बैठे हैं सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं नितिन जी? सच क्यों नहीं सामने आने देना चाहते? ये सच का सामना नहीं करते, सच को स्वीकार नहीं करते, नक्सलियों के प्रति नरम रूप लिया चाहते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा लड़ रही है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी रायपुर में आकर नक्सल समस्या को लेकर बैठक करते हैं। आज केंद्र से जो मदद मिल रही है वही कार्रवाई हो रही है। राज्य सरकार को उदाहरण है और नक्सलियों के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। रायपुर आके नक्सलवाद से निपटने के लिए और ये NIA से जांच का आदेश सरकार ने किया। जब UPA की सरकार ये बार इस बात को दोहराते हैं, NIA की रिपोर्ट या इन्होंने SIT का गठन किया, क्यों नहीं कार्रवाई की? आज भूपेश बघेल जी
यही बार बार कहते थे हमने कि वे झीरम घाटी के सबूत अपने जेब में रखे हुए 4 साल हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए, आपके सबूत कहाँ है? क्यों नहीं लोगों को सोनी कवासी मौके पे थे झीरम घाटी घटना के वक्त। चलिए ठीक है, पूरे मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। राजेश जी, हम देखते हैं कि जब भी कोई नया मुद्दा उठता है उस पर सियासत पहले उठने लगती है, और ऐसे अब नक्सलवाद को लेकर भी हम यही देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं। कितना सही आप इसे मानते हैं कि ऐसे नक्सलवाद से हम निपट पाएंगे? जी बिल्कुल, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है कि पिछला दौरा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था छत्तीसगढ़ का, तो उन्होंने कहा था कि हम अगले लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों का छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से खात्मा कर देंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि राज्य सरकार के साथ कोई तालमेल वाली बैठक हुई हो इस बीच कि हम दोनों मिलकर के कैसे नक्सल समस्या को हल कर सकते हैं, ये मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे तो नक्सल समस्या खत्म नहीं होने वाली है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, पहले भी जो मैंने कहा कि प्रशासन को निचले स्तर पर क्या हो रहा है इसको देखना चाहिए। वेरियर एल्विन ने एक किताब लिखी थी, उसमें कहा कि दूर दूर तक महुआ का जंगल बस्तर के लोगों को यही चाहिए, लेकिन उसमें अगर एक कोई फॉरेस्ट गार्ड मिल जाता है तो वो उनको तकलीफ देता है। आज की तारीख में 1 लाख फोर्स सीआरपीएफ और दूसरे जो सुरक्षा बल है वो तैनात हैं। आप बल के जरिए आप नक्सल समस्या का हल नहीं निकाल सकते हैं। आपको वहां पे विश्वास जगाना पड़ेगा। प्रशासन निचले स्तर पर जो लोग काम करते हैं उनके भीतर आदिवासियों को ये बताना पड़ेगा कि हम आपके शुभचिंतक हैं, हम आपका हित करेंगे। अगर कम्युनिकेशन होना चाहिए, फहराए जाते हैं, ये प्रशासन की कमजोरी है। इसको जी ठीक है। आर.के. बहादुर जी, आपसे हम समझना चाहेंगे अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, अब उसे हम कैसे निपटें और कैसे इसे रोका जाए? देखिए, अभी ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको अभी निपटेंगे या अभी कुछ करेंगे। ये सारा प्रोसेस देखिए 20 साल से चल रहा है। हाँ, लेकिन ये काम ऐसा होता है जो अचानक नहीं होता कि हम 1 हफ्ते में निपट जाएंगे कि हम उसको 6 महीने में कर देंगे। ये तो प्रोसेस 10-10, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। पूरी एक जनरेशन जब तक चेंज नहीं होती है तब तक ये इसी तरह। बिल्कुल राजेश जी सही कह रहे हैं कि एक तालमेल होना चाहिए, प्रशासन का होना चाहिए, और कहीं ना कहीं नक्सलियों के बीच इसे एजुकेट करने की जरूरत है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका अच्छा ही होगा, और शायद यही कम्युनिकेशन है जो कि बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति से उधर नक्सलवाद का एक हल ढूंढना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।